नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पिछले वाले क्लास में हमने ये समझा कि आखिर किसी भी क्राइम में 4 आदमी का रोल होता है। पहला हो गया पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, और डिफेंस लॉयर मतलब प्राइवेट वकील, और जज, बस है ना, ये हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जब भी कोई क्राइम होता है, मतलब जब भी कोई घटना घटता है, तो उसमें पुलिस का क्या रोल होता है। देखो, जब भी कोई क्राइम घटता है ना, लॉयर, जज, ये सबका तो बाद में काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले काम स्टार्ट हो जाता है पुलिस का, क्योंकि हमारे मोहल्ले में पुलिस, लगभग हमारे लोकेलिटी में एक तो पुलिस थाना होता ही है। जैसे हमारे इस मोहल्ले का कौन सा है भाई, शास्त्री नगर थाना है, तो ये हो गया हमारा। तो देखते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर सकता है किसी क्राइम में। तो पूरा का पूरा आपको इसमें एक पूरा प्रोसीजर मिलेगा कि आखिर पुलिस क्या क्या करता है। चलिए समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। When the police receive an FIR or detects a crime, it starts an investigation which may include questioning witnesses, recording their statements, and collecting other kinds of evidence like fingerprints, stolen things, murder weapons, etc. मतलब जब भी किसी जब भी कहीं पे कोई क्राइम होता है। अच्छा, ये अभी ना यहाँ पे आपके पास जो ये FIR है, इसको भी आप फिलहाल इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि अगला हमारा वही बात है। तो आप FIR क्या, उसको छोड़ दो भी, फिलहाल आप ये समझिए, जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है और जैसे ही पुलिस के पास खबर पहुंचा, वहीं से पुलिस का काम स्टार्ट हो गया। मतलब थाना में पुलिस आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जब भी कहीं पे क्राइम हुआ और उस क्राइम का खबर किसको मिल गया, पुलिस को मिल गया, वहीं से उसका काम स्टार्ट हो गया। अब पुलिस क्या करेगा, सबसे पहला अपना काम क्राइम सीन पे पहुंचेगा। क्राइम सीन पे मतलब जहाँ पे वो घटना घटा है वहाँ पहुंचेगा। वहाँ पहुंचने के बाद क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन का मतलब हो गया जो आसपास है वो उससे पूछताछ करता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे चोरी हुआ, कैसे मर्डर हुआ, जो भी होता है वो पूछता है। उसके बाद लोगों का बात या फिर बोली रिकॉर्ड करता है वो, चाहे वो रिटर्न रूप में रिकॉर्ड कर लेगा या फिर चाहे वो वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब पहले पूछेगा जाके कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद उस बात को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद अलग अलग प्रकार का एविडेंस यानी कि सबूत ढूंढेगा कि जो क्राइम हुआ है कुछ सबूत तो नहीं है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, मर्डर होता है, तो लोग क्या करते हैं, मर्डर करके भाग जाते हैं। तो जब मर्डर करके भागता है तो उसका जो बुलेट होता है, मतलब जो गोली होता है, वो उसका दाना वहाँ पे गिरा रहता है। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, अपना एविडेंस मतलब सबूत जुटाते हैं, CCTV कैमरा छानते हैं, फिंगरप्रिंट छानते हैं, ये सब चीज़ वो लोग देखने का काम करते हैं। यहीं से हमारा हो गया पुलिस का काम स्टार्ट। अब आप समझो कि FIR होता है क्या। पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब हो गया कि जब आप किसी भी घटना का पहली बार इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, वही कहलाता है आपका FIR। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि मेरे घर में चोरी हुआ, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, थाना जाएंगे, और थाना में जाके बोलेंगे कि हुजूर मेरे घर में चोरी हुआ है। तो वो बोलेगा कि बताइए कैसे चोरी हुआ, मतलब कि आपके घर में क्या क्या था, क्या क्या चोरी हुआ। तो जो जो हम बताते जाएंगे ना, वो उसको लिखते जाएगा रिटर्न रूप में। तो वो जो लिख रहा है ना, उसी को कहते हैं हम लोग FIR। बस सिंपल, मतलब आपके घर में चोरी हुआ, आपने जाके बताया कि सर मेरे घर में चोरी हुआ है, ये चोरी हुआ, जेवर मतलब सोना का एक हार था वो चोरी हो गया, 10 लाख रुपए पैसा था वो चोरी हो गया, मेरा बाइक था वो उठा के लेके चला गया। जो हम बताएंगे पुलिस वाला उसको लिखेगा रिटर्न रूप में, एकदम फाइल में उसको लिखता है पूरा। तो वो जो लिखा वही हो गया उसका FIR। मतलब एक तरीके से आपने रिटर्न रूप में जानकारी दिया कि मेरे घर में क्या हुआ है, चोरी हुआ है, तो वही कहला गया हमारा FIR। और उसी FIR के बेसिस पे वो क्या करता है, उस क्राइम सीन पे वो पहुंचता है। अच्छा देखो, पुलिस को ना इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से मिलता है, या तो आप थाना जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर आप कॉल करके दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। समझ रहे बात को। लेकिन आप कॉल करके जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे ना, उसका वैल्यू नहीं होता है। मतलब आप बोल दीजिएगा कि सर मेरे घर में चोरी हुआ, जल्दी से आइए, वो आ तो जाएगा, लेकिन वो पक्का बाद में बोलेगा कि कम से कम आप एक बार जाके थाना में FIR करवा दीजिए, क्योंकि थाना में रिकॉर्डिंग नहीं चलता है, थाना में रिटर्न रूप चलता है। मतलब कि उसमें होना चाहिए कि कुछ रिटर्न आपने लिखवाया है जाके। तो जब भी आप कभी देखना, जब भी कहीं पर कोई क्राइम व्राइम होता है ना, आपके घर पुलिस आ तो जाएगा, लेकिन वो बोलेगा कि थाना चलिए और FIR पहले लिखवाइए। मतलब कि पहले आप रिटर्न रूप में एक पूरा पर्ची तो लिखवा दीजिए, ताकि हमारे पास एविडेंस रहे कि हाँ आप थाना आए थे, अपना गवाही मतलब आप पूरा बताए थे क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप फ़ोन करके बुला लीजिए, या फिर आप थाना जाके खुद FIR दे दीजिए। चाहे आप फ़ोन करके बुलाओ, या फिर आप FIR कर वहाँ पे जाके करवाओ थाना में, वहीं से पुलिस का काम हो गया स्टार्ट, ठीक ना। लेकिन एक बात और, क्या आप फ़ोन करके बोल देंगे केवल तो क्या वो FIR नहीं लिखवाएगा आपसे?
लिखवाएगा, बिल्कुल लिखवाएगा, है ना, तुरंत ही लिखवा देता है। तो वही हो गया हमारा FIR। If the evidence collected makes the police believe that a person is guilty, then it files a charge sheet against the person in a suitable criminal court। अब मान लीजिए कि पुलिस ने पूरा का पूरा खोजबीन किया और पता चल गया कि क्राइम किसने किया है, तो पुलिस क्या करेगा, जिसने क्राइम किया है उसके नाम पर एक पूरा फाइल तैयार करेगा। उस लड़के का नाम ये है, उसका घर यहाँ है, माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, उसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना, ये फ़ोन है, ये गाड़ी है, पूरा उसका बायोडाटा लिख देगा, जो क्राइम किया है उसका बता रहे हैं। इस एक तरीके से क्या हो गया, उसका एक पूरा फाइल तैयार हो गया। उसी फाइल को हम लोग कहते हैं चार्जशीट। तो ये जो नए नए वर्ड आप सीखने को मिल रहा है ना आपको, इसको ध्यान रखिए, है ना। पहला आपने सीखा था पहले वाले क्लास में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सरकारी वकील, जो सरकार के लिए काम करते, मतलब सरकार उसको पैसा देती है, हम लोग नहीं देते हैं उसको। डिफेंस लॉयर का मतलब हो गया प्राइवेट वकील। उसके बाद आपने अभी एक नया वर्ड सीखा, अच्छा इसमें ना एक और वर्ड था इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है खोजबीन, पूरा तहकीकात करना कि कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आपने अगला एक नया वर्ड सीखा FIR। FIR का मतलब हो गया जब आप किसी भी क्राइम का इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को रिटर्न रूप में, थाना में जाकर जो लिखवाते हैं आप, वही हो गया हमारा FIR। उसके बाद हो गया चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब हुआ जिस आदमी ने क्राइम किया है उस आदमी का पूरा बायोडाटा, कितना हाइट है, कितना मोटापा है, कितना वजन है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है उसका, उसी को हम लोग कहते हैं चार्जशीट। और वो पुलिस क्या करता है, उस चार्जशीट को यानी कि उस फाइल को जाके किसी कोर्ट में दे देता है। अब हमने आपको बताया था कि क्राइम दो प्रकार का होता है, जिसमें आप एक मर्डर वर्डर करते हैं, वो तो हो गया आपका एकदम क्रिमिनल टाइप का। लेकिन जिसमें जमीन वमीन का विवाद रहता है, जिसमें कि कोई केस वेस का उतना झल्लाफड़ा होता नहीं है, बात बस बना के छोड़ दिया जाता है कि चलिए आप भी खुश रहिए हम भी खुश रहेंगे, इस प्रकार का, वो सिविल में जाता है ना। ये हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो जिस प्रकार का वो क्राइम रहता है उस प्रकार के कोर्ट में उसका फाइल भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे तो वही यहाँ पे चार्जशीट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एक्यूजन यानी कि एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन फाइल्ड इन अ कोर्ट बाय द पुलिस। मतलब इस चार्जशीट में ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा का पूरा उस इंसान के बारे में लिखा रहता है जिसने क्राइम किया है, ठीक है ना। और ये चार्जशीट किसको दे दिया जाता है, पुलिस के द्वारा कोर्ट को दे दिया जाता है, फिर कोर्ट उसके ऊपर आगे फैसला लेता है अपना। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा मान लीजिए कि दोषी पकड़ा भी गया, जिसने क्राइम किया वो पकड़ा भी गया। मूवी में दिखाता है ना कि जब क्रिमिनल पकड़ाता है तो पुलिस बहुत मार मारता है, बिल्कुल ये झूठ बात है। मूवी में दिखा देता है थोड़ा मनोरंजन लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि पुलिस आपको एक थप्पड़ तक नहीं मार सकता है। मतलब आप दुनिया का कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना किए हो, पुलिस आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है किसी भी केस में नहीं। हाँ ये थोड़ा मामला थोड़ा गंभीर हो जाए कि आप थोड़ा बहुत एक तरीके से बहुत गाली गलौज कर रहे हैं पुलिस के साथ, या फिर आप पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं, तो फिर वो आपको 2-3 थप्पड़ मार सकते हैं। लेकिन आप यदि शांत तरीके से कॉपरेट करेंगे तो पुलिस आपको मतलब मारना तो दूर, आपको डांट तक नहीं सकता है, सोचो। मतलब पुलिस एक क्रिमिनल को 2 थापड़ भी नहीं मार सकता है। ये हमारे इंडिया का कानून है, बहुत तगड़ा कानून है, बहुत टाइट कानून है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस जो भी काम करता है वो किसके अंदर करता है, नियम कानून के अंदर करता है। अच्छा जैसे मान लो, इमेजिन करो कि पुलिस ने क्या किया, क्रिमिनल को 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है, गुस्से में मार दिया। और यदि एक क्रिमिनल जज साहब के सामने जाके बोल दिया कि जज सर हमको ये आदमी 2 थप्पड़ मारा था, और यदि सही में मारा था पता चल गया, तो उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। सोचो कितना खतरनाक कानून है इंडिया का। मतलब जिस आदमी ने क्राइम किया, जिस आदमी ने मर्डर किया, उसको पुलिस 2 थप्पड़ भी नहीं मार सकती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। बस आपका काम क्या है, खोजबीन करना, बस सजा देने का काम कोर्ट का है, वो कोर्ट को करने दीजिए, आप नहीं मार सकते हैं। वो मूवी में दिखा देता है थोड़ा बहुत कि मारता है, पिटता है, जेल में बंद करके डंडा से मार रहा है, वो सब गलत है, वैसा नहीं होता है। यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन विच आर एज फॉलोज। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन निकाला है। वो गाइडलाइन किसके लिए, पुलिस वालों के लिए है। वो फॉलो तब करना होता है जब आप किसी प्रकार का क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मतलब जब किसी प्रकार का क्राइम को आप हैंडल कर रहे होते हैं ना, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये
कि द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनी वन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पहला बात जो पुलिस ध्यान में रखता है वो ये कि जब वो खोजबीन कर रहा हो, पूरा तहकीकात कर रहा हो कि ये क्राइम कैसे हुआ, कौन क्रिमिनल था, किसने किया, कितना चोरी हुआ, क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस किसी भी आदमी को मार पीट नहीं सकता, गोली बंदूक नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना है सब कुछ, ये पहला काम हुआ। दूसरा, द पुलिस कैन नॉट इम्पोज एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पीटी ऑफेंसेस। मतलब पुलिस किसी को भी पनिश नहीं कर सकता है। मतलब पनिश करने का मतलब हुआ किसी को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, पुलिस ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि छोटा सा भाई क्राइम यदि हुआ है ना, तो छोटे से क्राइम के लिए भी आप, मतलब छोटा सा भी यदि क्राइम हुआ है तो पुलिस आपको मार पीट नहीं सकती है, डांट वाट नहीं सकती है, एकदम वो शांति से काम करेगी। इसीलिए कभी आप गौर करना, आम जिंदगी में जो हम लोग देखते हैं, मूवी में तो दिखाता है कि मार पीट देता है, लेकिन आम जिंदगी में यदि आप जो लोग देखेंगे गली मोहल्ले में जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस आता है चुपचाप, जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल जो होता है उसको चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेकर चल जाती है। एकदम बिल्कुल वैसा ही होता है, हकीकत यही है। मूवी में दिखाता है कि मार रहा है, एकदम इतना मार रहा है कि बेचारा पर एकदम पूरा खून खून निकल गया बॉडी से, वो केवल मूवी में चलता है, वो सब हकीकत में नहीं है। ठीक है, आगे। तो ये दो चीज है जो कि पुलिस को फॉलो करना होता है, कब? जब वो किसी प्रकार के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, पुलिस को फॉलो नहीं करना है, वो पॉइंट अगला है हमारा। ठीक है ना, ये मतलब ए और बी ये दो पॉइंट है जिसको कि पुलिस फॉलो करता है तब जब वो किसी प्रकार के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है ना, तब। अगला है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। चलिए, अब मान लीजिए कि जो क्रिमिनल था उसको पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया। अब देखो, क्रिमिनल को पकड़ लिया तो क्रिमिनल के पास भी कुछ अधिकार है। सोचो, मतलब हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का मतलब हो गया हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर कौन सा? 22। आप ऐसे बोल लो सिंपल सा। वो कहता है कि जो आदमी क्राइम किया है उसके पास भी अधिकार है। सोचो क्या क्या अधिकार है भाई उसके पास। चलो अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई आदमी क्राइम करता है और जब उसको पुलिस पकड़ लेता है तो उस आदमी के पास क्या क्या अधिकार होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। अच्छा, और इस अधिकार के बारे में कहाँ पे जिक्र हुआ है बताओ? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में डिस्कस हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, एक क्रिमिनल के पास क्या अधिकार है, क्या लिखा हुआ आर्टिकल 22 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ देख लेते हैं। चलिए समझिएगा, 5 चीज लिखा हुआ है। पहला है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। मतलब यदि किसी आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसके घर वाले को आप बताओ कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट किया है इस जुर्म के वजह के लिए, मतलब आपके बेटे ने इस प्रकार का क्राइम किया है इसीलिए हमने आपके बेटे को अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस उठा के लेके चली गई और आपके परिवार को पता ही नहीं है, नहीं, तुरंत फ़ोन करना होता आपके परिवार को। मतलब मान लीजिए कि हम कोई क्राइम करेंगे, पुलिस हमको उठा के लेके चल जाएगा तो मेरे परिवार को बताया जाएगा कि आपके बेटे ने ये क्राइम किया था इसलिए आपके बेटे को थाना में रखे हुए हैं, आप आके मिल लीजिए। ऐसा होता है। तो पहला अधिकार जो एक क्रिमिनल के पास होता है वो क्या है कि वो अपने फैमिली को क्या कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक ना, आगे। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट में मतलब कोर्ट में उसको खड़ा करना होता है, हाजिर करना होता है उसको। मतलब कोई भी आदमी ने क्राइम किया है उसको 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश करना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि संडे को थोड़ा कोर्ट ये सब बंद रहता है तो आपको वेट करना पड़ेगा मंडे का, है ना। ऐसा कई बार आप मूवी में भी देखे होंगे या फिर आपके रिलेटिव में कहीं पर कुछ घटना घटा होगा तब देखे होंगे कि आज तो कुछ नहीं हो सकता, आज संडे है ना। यदि कोई क्राइम हुआ मान लीजिए कि कब, सैटरडे को रात में हुआ मान लीजिए, तो 24 घंटे में तो उसको कोर्ट के पास आना है, लेकिन अगले दिन संडे है तो बेचारा उस दिन भी कहाँ रहेगा, थाना ही में रहेगा। अगले दिन मंडे को फिर उसको लेके वहाँ पे जाया जाएगा। ठीक ना, तो 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया तरीके से कोर्ट के सामने उसको पेश करना होता है कि आखिर इस बच्चे ने क्या क्राइम किया है। ठीक ना, लेकिन यदि संडे वनडे पर गया या फिर कोई नेशनल हॉलीडे हो गया तो फिर मामला 1-2 दिन अटक जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, चलिए इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, दिवाली हमारा क्या है, नेशनल हॉलीडे है।
मतलब दिवाली में लगभग हर ऑफिस में छुट्टी रहता है, चाहे वो कोर्ट वोट कुछ भी हो, छुट्टी रहता है। और दिवाली का लगभग छुट्टी आपको 2 दिन तो मिलता ही है, छोटी दिवाली और एक बड़ी दिवाली के दिन, दोनों दिन कोर्ट बंद रहता है। और मान लो कि आपने छोटी दिवाली के पहले कोई क्राइम किया है, तो आपको जेल में 2 दिन बैठना पड़ जाएगा, सोचो, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। खैर ठीक ना। लेकिन मान लीजिए कोई छुट्टी नहीं है, किसी प्रकार का कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, तो फिर आपको 24 घंटा के अंदर ही पुलिस आपको कोर्ट में लेके जाएगा, ठीक ना। और जो फैसला सुनाना होगा जज साहब सुनाएंगे अपना, ठीक है। आगे उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वो है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। मतलब जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम किया है, उनके पास ये अधिकार होता है कि पुलिस उसको थाने में बंद करके मार पीट नहीं सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, चुपचाप उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे उसके बाद कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होगा एक तरीके से जो क्राइम किया है, ठीक ना। मतलब अच्छा कई बार आपने देखा होगा, मूवी में दिखाया होगा आपको, माँ इतना मारता है, इतना पीटता है कि बोलता है कि जल्दी सच बोलो, जल्दी बोलो सच। मतलब हकीकत ये है ना कि आप पुलिस के सामने कुछ भी बोल दो कि हाँ हम ही क्राइम किए हैं, इसका कोई मायने नहीं है। आपको जो बोलना है आप जज के सामने बोलिए। मतलब मान लीजिए कि आपको थाना में बंद करके पुलिस बहुत मार दिया, इतना मार पीट दिया कि आपने सच उगल दिया कि हाँ क्राइम हम ही किए हैं, तो क्या वो हकीकत मान लिया जाएगा? नहीं, अभी आपने पुलिस के सामने बोला है, जज के सामने जाके आप बोल देंगे नहीं हम क्राइम नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं, सिंपल। मतलब पुलिस आपसे कुछ भी बुलवा ले, कुछ भी रिकॉर्ड करवा ले, कुछ भी करवा ले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसका है जो आप जज साहब के सामने बोलते हैं, क्योंकि फैसला कौन सुनाएगा? पुलिस थोड़ी सुनाएगा, फैसला सुनाने का काम जज साहब का है। तो जज साहब का बोलिए, जज साहब को सामने बोल दीजिएगा क्राइम हम किए हैं तो सही में किए हैं, क्राइम आप नहीं किए तो नहीं किए हैं, हाँ बस सबूत आपका ठोस होना चाहिए बस, ठीक ना। तो मूवी में दिखाता है क्या है कि इतना मारता है, इतना पीटता है, नाखून उखाड़ देता है कई बार, तो इतना खतरनाक दिखाता है। मतलब आप पुलिस के सामने कुछ भी बोल दो तो उसका कोई मायने नहीं है, जज साहब के सामने आप जो बोलेंगे वही उसका वैल्यू रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा अधिकार क्या होता है क्रिमिनल के पास? अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वोमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वोमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। मतलब कोई लड़का या फिर लड़की जिसका उम्र 15 साल से नीचे है, वो उसको पुलिस थाना नहीं लेकर आया जा सकता सवाल जवाब करने के लिए। यदि आपको सवाल जवाब करना है उससे, तो आप उसके घर पे जाके कर लीजिए। मतलब जो लड़का या फिर लड़की 15 साल से नीचे के उम्र का होता है, उससे आप पुलिस थाना उसको बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि अपने गली मोहल्ले में जो कोई क्राइम होता है तो थाना बुलाकर पूछा जाता है। हाँ, वो रेयर केस में हो जाता है, मतलब मान लीजिए कोई समस्या यदि गंभीर है तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। और ऐसे भी आपसे पूछा जा रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको मार पीट दिया जाएगा कुछ नहीं। तो यदि पूछा जा रहा है, और हम लोग को भी समझना चाहिए कि पुलिस का साथ देना चाहिए। मान लीजिए यदि आपका 10 साल भी उम्र है और पुलिस आपसे कुछ पूछ रहा है, तो भाई जवाब दो, जो सही बात है ना। खैर ये सब अधिकार है जो एक क्रिमिनल के पास होता ही है। चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म हुआ है। इसमें आपने सीख लिया कि पुलिस क्या क्या कर सकता है, और जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करता है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या अधिकार होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अगला हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो सरकारी वकील होता है वो क्या क्या कर सकता है, उसका क्या काम होता है, उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।